अप्रैल 18 में जब ये SC/ST एक्ट आई थी तो यही मोदी जी ने उनको पास करा दिया था। और देश के दलितों ने जब मचल पड़ा भारत में तो इनको तुरंत दे और उनको वापस करना पड़ा था, चाहे जितना भी उस देश के मजबूत प्रधानमंत्री हो। लेकिन दलित जो देश के अंदर सबसे कमज़ोर मानती है जनता, वो जब उठ खड़े हुए रोड पर तो उनको SC/ST एक्ट को वापस करना पड़ा और पुनः जो है उस एक्ट को पुरानी जो लानी पड़ी थी। क्या वोट बैंक है उनका मजबूत, ये मेन कारण है? वोट बैंक मजबूती मूल कारण नहीं है, वो प्रतिरोध का कारण है। वो जितना भी जनता ये देख रहे हैं कि अगर ये जनता कहीं ना कहीं अगर आंदोलन में उठ खड़ी होती है, देखिए नहीं ये जो किसान है देश भर के बहुत मजबूत हैं, ये दलितों से कमज़ोर हो गए क्या, जो इनका कानून वापस नहीं हो रहा है? देखिए किसान दलितों से कमज़ोर नहीं है, किसान भी लड़ रहे हैं और दलित भी लड़ रहे हैं। दलित जो है क्या नाम है कि वो सोचता है कि मैं तो सब कुछ खोया हूँ, उनको खोने के लिए क्या है, इसलिए वो अधिकार पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हजारों साल से वो अधिकार से वंचित रहे। किसानों के साथ तो मिले ना? हाँ, किसानों के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं दलितों का। मैं खुद ही दलित व्यक्ति हूँ और मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और लगातार भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं ये इस बात से लड़ रहा हूँ कि हमारे ज्योतिबा फुले ने, बाबा साहब ने कहा कि ये ज़मीन को कारपोरेट के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ये ज़मीन तो गरीबों को जो जोतते बोते हैं उनका हक है कि वो ज़मीन उस पर जो है कनक उनको दिया जाना चाहिए। इसलिए हम विरोध में कि अगर ये ज़मीन कारपोरेट लूट लेंगे किसानों का तो किसान तो मरेंगे ही, जो मजदूर उनके खेतों में काम करते हैं उनके भी खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हम हर हालत में इस नीति का विरोध कर रहे हैं। SC/ST एक्ट बदला जाता है देश में तो सब दलित एकजुट हो जाता है। जब आज किसानों की रोटी की बात आ रही है पूरे देश में, तो आज क्यों निकल कर सामने नहीं आ रहे हैं? वो निकल के आएंगे और निकल के आ रहे हैं। आप जितना भी देखेंगे किसान आंदोलन में, आप जितना भी कम्युनिस्ट पार्टी चाहे जितने भी लोग जो है क्या नाम किसान संगठन बनाए हैं, उसमें देश के सबसे ज़्यादा उस संगठनों में 80% वो दलित हैं। जाके आप देख लीजिएगा, वो शोषित है जो उनके साथ झंडा में झंडा मिला के चल रहा है। तो सरकार मान क्यों नहीं रही है? उस सरकार को तो मानना ही मानना है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सत्ता से बेदखल होकर चली भी जाएगी। आप आगे आने वाला परिणाम देखिएगा। यूपी चुनाव में किस तरह से? यूपी चुनाव में भी जनता मन बना लिया है, अब इनको नहीं रहने देंगे। ये तो लफाजी सरकार है, केवल बात, जुमलाबाजी सरकार है, केवल बात करती है, काम कोई नहीं करती। यूपी सरकार नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया। यूपी सरकार जो डींग हाँकती थी को काम नहीं किया, तो जनता उनको क्यों वोट देगी? योगी जी कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल, हमने 4 लाख लोगों को नौकरी दे दी है उत्तर प्रदेश में। कल जो अमित शाह जी गए थे वहाँ पे यूपी में, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अपराध रखा ही नहीं है, खत्म हो गया योगी राज में। उत्तर प्रदेश में अपराध को जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जिस तरीके से अपराध को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गैर लोकतांत्रिक है। उस तरह के अपराध को वो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि क्या नाम है कि ये जिस तरीके से सरकार अपराध कर रही है, काउंटर कर रही है, जिस तरीके का वो कर रही है, ये बदले पूर्वक कार्रवाई है। और सरकार को क्या नाम है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर न्यायपालिका बनी है तो जितने भी गुंडे मवाली हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दे, कि सरकार स्वयं जो है काउंटर करेगी। वो दूसरी एक अगर वो कानून का वायलेंस करता है तो सरकार अगर ऐसी करती है तो वो भी कानून का वायलेंस होगा। सवाल आपसे, यूपी में चुनाव आ रहे हैं 2022 में, 5-6 महीने बाद में, क्या विकास के मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश में, या हिंदू मुस्लिम कार्ड फिर से खेला जाएगा? हिंदू मुस्लिम कार्ड तो किसानों ने मिटा दिया है। अब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना उनके लिए बहुत ही कीड़ी खीर होगी। ये किसान आंदोलन ने जितना उन्होंने मुजफ्फरपुर और पिछली बार जो है दंगा करा करके हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा था, आज ये किसानों ने भारत के अंदर एक नया आयाम पैदा कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहेंगे। जिस तरीके से आज़ादी आंदोलन के कनाकी शहीदों ने किया था, हिंदू मुस्लिम की एकता किया था, इसलिए उनके हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब चलने वाला नहीं है। कार्ड चलेगा किसान विरोधी अगर हो तो तुमको वोट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा निशाने पर तो वही है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही सरकार। सरकार अगर इस तरह से प्रतिषेध से के द्वारा काम करती है तो मैं उसकी आलोचना करता हूं। सरकार अगर यही काम दिखाने लगेगी तो जनता तो और अपने में प्रतिशोध करेंगे। इसलिए मैं इस कार्रवाई का मैं बहुत सख्त विरोध करता हूं और माननीय योगी जी से मैं मांग करता हूं कि आप सरकार हो, आप देश के एक संवैधानिक शक्ति है, स्टेट पावर है, आप इस जनता अगर करती है तो वो तो उसके लिए दंड आप दीजिए, लेकिन अगर आप करेंगे तो उसको कौन दंड देगा? इसलिए जनता जो वो करेंगे, अगर इस तरह से गलत गैर लोकतांत्रिक अगर कार्रवाई करते हैं तो पूरे देश के अंदर उसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। दुनिया के इतिहास में एक अलग किस्म का आंदोलन है जो किसानों ने तंग आकर के अपनी संसद की घोषणा कर दी है और अपनी संसद में वो किसान और देश की तमाम जनता के विषय में वो चर्चा कर रही है। और पूरी किसानों की जो किसान वो लोग संसद है, उसमें जितने पार्लियामेंट मेंबर बन रहे हैं किसान संसद के, वो सभी लोग बहुत ही
जनता के प्रति आभार हैं और कोई भी निर्णय और कोई भी कदम की नीतियों के खिलाफ वो बहुत समझ बूझ के कर रहे हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक बात है। यही संसद है भारत में, जब अंग्रेजी राज में भगत सिंह ने संसद में गए थे और उन्होंने देश की जनता के खिलाफ जो अंग्रेज़ नीतियाँ लागू करते थे उसके खिलाफ बोले थे। हमने तो इसमें इस किसान संसद में कहा कि देश के अंदर ज्योतिबा फुले इस देश के सबसे पहले लीडर थे जिन्होंने ये बात कहा कि किसानों की जो ज़मीन है या जो ज़मीन है उस पर किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहना चाहिए। ये हमारे पूरा देश जो है ज्योतिबा फुले को मानता है और बाबा साहब को मानता है। लेकिन आज हमारी संसद जो स्वयं मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो देश में हम देश का प्रधानमंत्री नहीं बनते, लेकिन वो देश के अंदर जिस तरीके से नीतियाँ लागू कर रहे हैं वो संविधान विरोधी है और संविधान विरोधी नीतियाँ लागू कर रहे हैं। इसलिए अभी आप पूछ रहे थे कि खरीद की गारंटी, हालांकि अभी आपने जो पूछ रहे थे मैं निश्चित आपसे सहमत हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ कि अगर वो गारंटी की कानून बना भी दे और अगर वो क्रय न ले, खरीदे ना सरकार, तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बात सही है। मैं बिल्कुल भले अकेला ही इस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं ये दोनों बात कहना चाहता हूँ कि ये खरीद की गारंटी, खरीद के साथ गारंटी दे, वो अगर वो एमएसपी खरीद की गारंटी दे कि नहीं खरीदेंगे और वो एमएसपी देने देंगे। संसद में तो किसान हैं, तो आपको जरूरत क्या पड़ी अपनी संसद लगाने की? वो आपकी बात रखेंगे सरकार के साथ? संसद में अगर वो लिख करके दिए हैं तो क्यों नहीं कहते हैं कि किसान के बिल को हम जो है तुरंत वापस करते हैं। जब इतने संसद जो है का नाम किसान नीति के खिलाफ है तो उनको देर संसद के बाहर हो जाना चाहिए और संसद छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारी लोकसभा यदि वो उस किसान को का नाम है कि अगर वापस नहीं लेती है कि कृषि बिल को, तो उनको संसद छोड़ के भाग जाना चाहिए और सड़क पर उतर जाना चाहिए और जंतर मंतर बैठना चाहिए। और इस संविधान की रक्षा के लिए अगर वास्तव में वो पार्लियामेंट का मेंबर है अगर देश के संविधान के मुताबिक, तो उनको जो उनके मन में है और जो उनको समझ रहे हैं किसान विरोधी है, तो उस नीति के खिलाफ उनको संसद पर बैठ जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए, सड़क पर होना चाहिए। आप संविधान की बात करते हैं। हाँ जी। लेकिन इसी बीजेपी सरकार में, इसी मोदी सरकार में जहाँ आप खड़े हैं ना, जंतर मंतर है ये। हाँ जी। और यहाँ पर संविधान की कॉपी जलाई गई थी इसी सरकार में, मोदी सरकार में। जी, हम जलाने वाला जो ही हो हम उसकी निंदा करता हूँ। और ये सरकार की कमी है कि कोई जंतर मंतर पर आ करके वो संविधान की प्रतियां जला दे, और वो भी संविधान की प्रतियां जलाना और उसके साथ साथ वो हिंदुत्व के राज को कायम करने की बात कहे और तमाम जो पुराने दकियानुसी जो विचार हैं उसको थोपने की बात करता है। वो सबसे बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि हमारा संविधान किसी के भी दकियानुसी विचार को, किसी के भी सांप्रदायिक सद्भाव के विचार को नहीं मानता है। क्या सरकार को डर नहीं लगता कि ये जो किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, यदि हमसे नाराज हो गए पूरी तरह से तो हमारी सरकार ना तो आएगी ना हमें वोट मिलेगा, वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा। सरकार को आखिर डर क्यों नहीं है इस बड़े वोट बैंक का? सरकार को भी डर है, ऐसा नहीं है। सरकार भी हिल उठी है कि हमारे पार्लियामेंट रहते हुए भी एक दूसरी पार्लियामेंट चल रही है। और एक बात ज़रूर हमारा है कि कोई सरकार आपने देखा है दुनिया के इतिहास में और भारत के इतिहास में वो जन विरोधी हो गए हैं। वो जनता के विरुद्ध कितना भी जनता नाराज़ होती है लेकिन वो जनता के विरुद्ध ही काम करते हैं। मैंने देखा है, मैं बचपन में इमरजेंसी लागू हुआ था, मैंने देखा इमरजेंसी में जनता पूरे देश के विरोध करती रही, लेकिन उस समय की सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया और जिसको जयप्रकाश बाबू ने उसका खिलाफ किया तो जेल में भेजा गया। तो उस सरकार तो ऐसी है ही है जो कारपोरेट के पक्ष के लिए जनता का दमन करती है। लेकिन जस्ट ये तो सरकार है, लोग कहते हैं बहुत मजबूत सरकार है। मोदी वो जितने भी कहें कि बहुत मैं मजबूत हूँ, लेकिन जिस तरीके से आज 8 सालों में सरकार रहते हुए, अपार बहुमत रहते हुए जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो भारत के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। अच्छा। मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि जनता के हित के लिए जितनी भी पिछली सरकारें थीं, यही सरकार उनकी आलोचना करती थी और कहती थी कि ये सरकारें किसान विरोधी हैं। लेकिन जब मोदी जी आते हैं तो उन सरकारों से आगे बढ़ करके किसान विरोधी नीतियाँ पारित करते हैं। तो ये मजबूत नहीं है, बल्कि ये सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे कमज़ोर नीति बना रहे हैं जो जनता के हित के लिए नहीं है। सबसे मजबूत प्रधानमंत्री वो है जो लोकतंत्र में बहुसंख्यक के लिए, बहुजन समाज के लिए 85% लोगों के लिए जो कानून बनाता है, जो 85% के लिए अगर हित में है, तब वो असली मजबूत प्रधानमंत्री है, वरना वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। मेरी समझ से वो सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री है। वो कहें या ना कहें, लेकिन मैं
मैं तो कहता हूं कि भारत के अंदर जितना भी बहुमत से आए हैं, लेकिन वो सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री इस भारत के लिए सिद्ध होंगे। आज नहीं कल जनता इनको कहेगी, कल जनता इनको फासिस्ट कहेगी। आज जनता इनको कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जी देश के हिटलर जैसी तानाशाही लाना चाहते हैं। देश के अंदर जिस तरीके से हिटलर भी अपनी मन की बात करता था, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात करते हैं। मोदी जी तो सबको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि मोदी जी का जो ये कैरेक्टर है ये फासिस्ट है। क्योंकि जिस लोकतंत्र में आवाज़ को दबाता है, यही लोकतंत्र विरोधी काम है। बाबा साहब ने इस लोकतंत्र में विरोध के आवाज़ को भी मजबूत करने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा लोकतंत्र जो है पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, लेकिन वो सरकार जो विपक्ष की आवाज़ को दबाती है वो गैर संविधान स्वयं काम करती है।